नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात तो बिहार की ही होगी। बिहार में सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन बनने देगा, कौन नहीं बनने देगा, यह सवाल तो भविष्य का है ही। और बिहार में सियासी तापमान रोज उतर रहा है, चढ़ रहा है। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन कभी थम जाता है, कभी बढ़ जाता है। कोर्ट कचहरी की लड़ाई भी चल रही है। आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद बीजेपी भी बहुत हमलावर हो गई है उन शिक्षकों के प्रति जो इन अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हैं। खैर, तो ये सब तो बिहार में चलता ही रहेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं विशेष तौर पर आज जनता दल यूनाइटेड की, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी की। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनकी प्रगति यात्रा अभी चल रही है लेकिन समापन की ओर बढ़ चली है। और अब फरवरी का देखिए, अभी तो दूसरा ही हफ्ता है, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, और इसके बाद भी हम देखते हैं फरवरी समाप्ति के बाद भी 7 महीने चुनाव में बचे होंगे यदि तय समय पर चुनाव होते हैं। तो नीतीश कुमार जो पूरे बिहार का भ्रमण कर चुके होंगे फरवरी के अंत तक, उसके बाद क्या करते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत, बजट सत्र है और बजट में सरकार दिखेगी, सरकार की घोषणाएं दिखेगी और यह भी दिखेगा कि सरकार किन रेवड़ियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है। किस तरीके से दिल्ली का फार्मूला अपनाया जा रहा है या फिर किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो चुनौती दी है, माई बहन मान सम्मान योजना, फ्री बिजली। अब देखिए, हम पटना में देख रहे हैं नए होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें कह दिया गया है कि नीतीश कुमार ने 9,06,000 सरकारी नौकरियां दे दी है। 10 लाख की बात थी, तो अब यह संख्या 9,06,000 हो गई है। पर बड़ा सवाल यह है, जब हम जेडीयू के भीतर ताकते झांकते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में एक बात को लेकर चिंता है कि हमारा जो सर्वे सर्वा है, हमारा जो सुप्रीमो है, वह कैसा है और वहां तक हमारी बात कैसे पहुंचे। नीतीश कुमार से मिलना पहले भी थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन अब और मुश्किल हो गया है। और कार्यकर्ता यह भी जानना चाहते हैं, देखिए जब चुनाव करीब आया है तो टिकट की दावेदारी, सबसे अधिक वैकेंसी तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही है, क्योंकि 43 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। लोग यह भी पूछते हैं भाजपा क्या खेला कर रही है, क्या सच में छोटा भाई हम बन जाएंगे या बराबरी के भाई बन जाएंगे। और नीतीश कुमार से जब नहीं मिल पा रहे हैं तो वह कौन सी चौखट है जहां जाए तो यह समझ ले कि नहीं, कुछ उम्मीद है। क्योंकि कितना कंट्राडिक्शन है और जो खांचे हैं, जो समूह हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके भीतर कितना अंतर द्वंद्व है। हम उन चेहरों की बात कर रहे हैं जिनके करीब इर्द गिर्द नीतीश कुमार दिखते हैं या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो दिखते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय की बात करें या फिर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की बात करें, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाकर आप यह महसूस कर सकते हैं कि चलिए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात हुई, फिर आगे आप सम्राट चौधरी से मिल सकते हैं और भी दूसरे नेता हैं, नित्यानंद राय से मिल सकते हैं। तो वहां, लेकिन यहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं के भीतर क्या कुलाहट है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय से कोई संतुष्टि नहीं मिलती और बाकी जो चौखट है, जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, कौन सी खिड़की खोले और कौन सी खिड़की से बचे, यह बात समझ में नहीं आती है। और फिर अंतिम सवाल ये कि नीतीश कुमार तक पहुंच कैसे बने, नीतीश कुमार से मुलाकात कैसे हो और क्या नीतीश कुमार सब कुछ तय कर पाने की स्थिति में रहेंगे। यह बड़ा सवाल जेडीयू के कार्यकर्ताओं के भीतर है, नेताओं के भीतर है, जिनकी दिलचस्पी चुनाव में है। और बिहार के लोग तो, हम लोगों ने कल ही चर्चा की, परसों भी चर्चा की कि किस तरीके से भाईचारा और समानता में परेशानी हो रही थी और यह परेशानी उनके भाषण लिखने वाले लोगों की वजह से भी हुई, जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उम्र जब अधिक होती है तो आंख की रोशनी पर क्या असर होता है और फॉन्ट को कम बड़ा क्यों करना पड़ता है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहले हम लोग जी। वहीं से शुरू करें कि
इसके बाद क्या, प्रगति यात्रा के बाद क्या करेंगे? जी बिल्कुल। ये सवाल हम लोगों ने पहले भी उठाया है और कई लोगों के साथ निजी बातचीत में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं से हमने पूछा कि अगर आप लोग चुनाव समय से पहले नहीं करा रहे हैं और चुनाव समय पर होना है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर जी। में, तो आप अपने कैंपेन को अभी क्यों पीक पर ले जा रहे हैं? बिल्कुल। आपका कैंपेन अभी पीक पर चला जाएगा। नीतीश कुमार हुँ, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पूरे प्रदेश में घूम लेगी और आपके पांचों जो गठबंधन की पार्टियां हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष समन्वय बैठक कर लेंगे हर जिले में। तो जी, एक तरह से आपका कैंपेन ऊपर चला गया पीक पर। अब इसके बाद तो चुनाव होना चाहिए था, उसके बाद आप क्या करेंगे? ये एक बिल्कुल। बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके अभी फिर उस पर उनका जवाब था जो हमने एक दिन और हम लोगों ने कहा था हमने कि जी, भाई वो कहा कि विधानसभा विधानसभा में। में यात्रा हुँ, शुरू हो जाएगी। तो वो कब होगी यात्रा? अब जी। अगर टाइमलाइन आप देखें, मार्च में बजट सेशन होगा, फरवरी के अंत बिल्कुल। तक नीतीश कुमार की यात्रा समाप्त होगी, जी। फरवरी के अंत तक, और उसके बाद हुँ, मार्च में बजट सत्र होगा। और अभी जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में अभी जो मौसम दिख रहा है, अप्रैल से गर्मियाँ पड़ने लगेंगी। तो मार्च अब में जब होली है। मार्च में होली भी है और आपका हुँ, बजट है, ये सब होगा और अप्रैल में गर्मी पड़ेगी। अप्रैल, मई, जून आप गर्मी की वजह से किस तरह से यात्रा करेंगे, कैसे आप उसको मतलब किस तरह से कंसीव करेंगे यात्रा का प्लान? जी, और उसके बाद बारिश का महीना होता है, जुलाई, हुँ, अगस्त, सितंबर बारिश और बाढ़ का महीना होता है। तो बिल्कुल। और उस समय खेती का भी टाइम अपना लोगों का सीजन का रहता है, खरीफ की फसल का। तो ऐसे में आप कब प्लान करेंगे यात्रा? अगर विधानसभा हुँ, वाइज़ यात्रा करनी है, तो वो क्या गर्मियों में, बरसात के दिन में करेंगे, चुनाव के ठीक पहले करेंगे? तो वो जी, फिजिबल नहीं लग रहा है, बहुत व्यावहारिक नहीं लग रहा है कि अब अगर आप चुनाव नहीं होता है तो 5-6 महीने आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे हुँ, घर में पीक पर पहुँचा करके अपने कैंपेन को? तो हुँ, ये एक सवाल है, लेकिन इसमें अगर हम लोग उसको समझने के लिए थोड़ा वेट इसलिए करना होगा क्योंकि बजट में कुछ बड़ी घोषणाएँ होनी है। बिल्कुल। बजट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को मुफ्त में पैसे देने की जो बात है, 1,500 हमको पहले किसी ने कहा था, अब सूचना है कि नहीं, ₹2,500 दे सकते हैं। मतलब ₹2500 देते हैं। हाँ, ₹2,500 जैसे दिल्ली में दे रहे हैं, जी, लेकिन दिल्ली से तुलना नहीं है, तुलना हुँ, झारखंड से हो, कि झारखंड झारखंड से। सरकार भी झारखंड में भी सामाजिक आर्थिक स्थिति बिहार जैसी ही है। वहाँ हुँ, के भी लोग उन्हीं स्थितियों में हैं जो जिस परिवेश में बिहार के लोग हैं, तो वहाँ ₹2,500 सरकार दे रही है। हुँ, और तेजस्वी यादव ने ₹2,500 की घोषणा की है महीने में देने की। तो जी, ₹2,500 हम महिलाओं को देंगे, ये अनाउंसमेंट हो सकता है और हुँ, देना शुरू भी किया जा सकता है। ये जो सूचना है कि अगस्त से दिया जाएगा, वो 3 महीने का एडवांस दे करके और फिर उसके बाद चुनाव में जाएँगे। जी, और वृद्धावस्था पेंशन आपने कई बार बताया है कि उसको 1,000 बिल्कुल। करना है, वो लगभग तय है कि उसको हुँ, ₹1,000 ले जाना है और फ्री बिजली भी देनी है। ये बड़ी बात है जो अब सुनने को मिल रही है जिस कि बात के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं होते थे। नहीं तैयार हाँ, थे, नीतीश कभी नहीं कुमार इस हाँ, बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते थे कि फ्री में हम कुछ दे दें। हाँ, और कुछ लेकिन महीने पहले विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और शुरू से बिजली मंत्री रहे। उन्होंने भी कहा कि देखिए हम फ्री में बिजली नहीं दे सकते हैं, सस्ती बिजली दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं दे सकते। लेकिन चुनाव की मजबूरियां हैं और देश में जो परंपरा चल रही है उसके हिसाब से यदि कदमताल मिलाना है तो यह भी करना होगा। इसके बाद बिहार के बजट का क्या होगा, बिहार की वित्तीय स्थिति का क्या होगा, यह तो जो आगे की सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो जानेगा। वही चुनाव, हर हर पार्टी यही सोच करके वादा कर रही है जी। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद सारी माथापच्ची इसके लिए होती है कि बजट इसके लिए पैसे कहाँ से ले आएंगे। हम्म। फिर दूसरे फंड से कटौती शुरू होती है, कर्ज लेने की बात होती है, ये 10 तरह की बातें हैं। और अब अभी तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, संज्ञान लिया है कि इस तरीके की रेवड़ी जो बांटी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है और कहा गया है कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनहित याचिका इसको लेकर के दाखिल हुई है। और जी। दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं जस्टिस एस एन ढींगड़ा। तो जी। जस्टिस एस एन ढींगड़ा ने पीआईएल की है। तो जब हम्म। कोई रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज पीआईएल करता है तो उसके पीछे बहुत मतलब सोची समझी बातें होती हैं। जी तो बहुत सोच समझ बिल्कुल। के उन्होंने किया हम्म। है कि आप, एक तो क्या है कि इस तरह की स्कीम्स में आप पर्सनल डाटा और इलेक्शन का डाटा आप इकट्ठा करते हैं और ये बिल्कुल। काम आप थर्ड पार्टी से कराते हैं, क्योंकि हम्म। आप खुद तो नहीं कर सकते, सरकार की मशीनरी इतनी बड़ी नहीं है कि आप हर आदमी का डाटा इकट्ठा करें। जी। तो थर्ड पार्टी ये बात करती, तो उन्होंने इसको भी चैलेंज किया है कि आप थर्ड हम्म। पार्टी से निजी और चुनावी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इसका तो दुरुपयोग हो सकता है। और दूसरे कि आप फ्री बीज जो दे रहे हैं इसको बंद करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे आगे बढ़ के कहा कि आप परजीवी बना रहे हैं लोगों को, पैरासाइट बना रहे बिल्कुल। हैं, आप निर्भर बना बिल्कुल। रहे हैं लोगों को। हम्म। तो ये चीजें हो रही हैं। तो अगर उधर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से भी, देखिए सभी राज्य सरकारें इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कोई तीसरी ताकत कह दे कि इसको बंद करिए, ये ठीक नहीं। जी।
बिल्कुल। कोर्ट कह दे तो हम सब लोग बंद कर दे, चूंकि अब सब हम्म, आदमी को परेशानी इससे हो रही है। लेकिन हम्म, अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है और तेजस्वी यादव घूम करके ये बात कहते रहते हैं कि हम 200 यूनिट या 250 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो जी। बिहार को जो सत्तारूढ़ दल है उसको इसको मैच करना होगा। हम्म, आप नहीं मैच करिएगा तो आजकल की जो स्थिति है, देखिए बिहार के लोगों ने तो कभी इस तरह की चीजों का स्वाद लिया नहीं है। हम्म, अड़ोस पड़ोस के राज्य ले रहे हैं, उनको भी बिल्कुल। लगेगा कि जब सारे लोग फ्री बिजली ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं फ्री बिजली लें। सारे हम्म, लोगों को सरकारें फ्री में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है, तो हमारे यहाँ के बुजुर्गों को क्यों नहीं कराया जा रहा है। हर जगह पानी फ्री मिल रहा है तो हमको भी पानी साफ, पीने का साफ पानी फ्री मिले। हर जगह महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं तो हमको भी पैसे मिले। हर जी। जगह स्वास्थ्य जैसी योजना लागू है जिसमें आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं, 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक, तो वो हम्म, हमको भी मिले। तो ये बिहार के लोगों ने कभी इसका स्वाद नहीं चखा है, तो वो निश्चित रूप से आप अज्ञात के प्रति एक बड़ा आकर्षण होता है। जी। तो अभी हम लोगों के लिए ये चीजें अज्ञात हैं, बिहार के लोगों के लिए ये अनजानी सी चीज है, तो उनका हम्म, आकर्षण होगा इसके प्रति कि हमको मिले। और ये पहले घोषणा कर चुके हैं तेजस्वी यादव, तो ये मजबूरी में जेडीयू और बीजेपी की सरकार को ये करना होगा। हो सकता है कि बजट में अनाउंस कर दे लोग कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। अच्छा। बाद में जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन इसकी हम्म, घोषणा हो सकती है। हम्म, तो ये सब चीजें जब कर देंगे आप, तो इनको पब्लिक तक पहुंचाने की स्कीम पहुंचाने का काम हो जाएगा, हम्म, पहुंचाने का काम करना होगा। मतलब बिल्कुल। चुनाव तक अगर मार्च में इसकी घोषणा होती है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उस फाइनेंशियल ईयर से सारे लाभ अगर देने हैं जनता को, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना, फॉर्म भरवाना, लोगों को जोड़ना, लोगों के डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कराना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। फिर जो जी। दूसरी तमाम चीजें चल रही हैं प्रदेश में, जो चाहे जमीन के सर्वे का मामला हो या ये बीपीएससी का मामला हो, टीचर्स के तबादले और डोमिसाइल का मामला हो, इन सब चीजों को बैक बर्नर में डालना होगा, इन सब चीजों हम्म, को हाशिए में डालना होगा। कोई ना कोई डिसीजन करके किसी न किसी तरह से सारे जो आंदोलन है उनको खत्म करके, जो विवाद है उनको निपटा करके, नहीं तो सारी चीजें उसमें उलझी रह जाती हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है अटेंशन मीडिया का भी और आम आदमी का बिल्कुल। भी। तो बिल्कुल। अगर वेलफेयर स्कीम्स ले आ रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स इसको क्या कहेंगे, इसको तो फ्रीबीज कहते हैं, वेलफेयर स्कीम्स तो दूसरी होती हैं। जी। उन फ्रीबीज को का लाभ अगर अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी आपको करनी है, तो बाकी हम्म, सारी चीजें ठीक करनी होंगी। तो ये हो सकता है कि उसके बाद बजट के 6-7 महीने आप गवर्नेंस के काम में लगे, जी। पॉलिटिक्स को थोड़ा पीछे करें, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिक्स रख दें कि अब सीधे चुनाव के समय होगा। अब गवर्नेंस के जरिए हम मैसेज करते हैं जनता को। बिल्कुल। गवर्नेंस के जरिए मैसेज करने का मतलब कि हम उनको फ्रीबी जो देना है उसके लिए उनको आश्वस्त करते हैं कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा चुनाव के पहले, और हम्म, जो दूसरी समस्याएं हैं उनको हम अभी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ये करके जी। आप गवर्नेंस का एक मॉडल शो करेंगे अगले 6-7 महीने। एक तो हम्म, ये संभावना है कि ऐसा कर सकते हैं। जी। दूसरी संभावना वो है जो हम लोगों ने पहले कही कि आप विधानसभा वाइज कोई यात्रा शुरू हो सकती है। बेशक हम्म, नीतीश कुमार नहीं करें, सम्राट चौधरी नहीं करें, दूसरे नेता पार्टी के करें। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जेडीयू में मनीष वर्मा ने एक यात्रा शुरू की थी और पता बिल्कुल। नहीं किस कारण से वो अच्छी यात्रा थी, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और जी। एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे थे मनीष वर्मा, उसको रोक दिया गया उस यात्रा को। हम्म, ये बीजेपी के मतलब जेडीयू के अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण है, जो हम लोग आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। जेडीयू का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा जो इंटरनल अव्यवस्था है, उनकी आंतरिक जी। अव्यवस्था है, उसकी हम्म, चर्चा करनी चाहिए। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा वहां तो अव्यवस्था है, एक तरह की बिल्कुल अव्यवस्था है। है। सभी मानते हैं कि नीतीश नेता है, हाँ, लेकिन नीतीश की बात कौन-कौन मानता है और किस रूप में मानता है, यह लेकर अव्यवस्था है। हाँ, वही व्यवस्था है। और नीतीश जी। कुमार किसी को कोई गाइडलाइंस बनाने के लिए या निर्देश देने की स्थिति में है कि नहीं, दे पाते हैं कि नहीं बिल्कुल। निर्देश, या उनके बिहाफ में कोई और निर्देश दे रहा है। और जी। जब होता है कि मास्टर्स डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो हिज मास्टर्स वॉइस कोई नहीं होता है। हम्म, आप हिज मास्टर्स वॉइस अब नहीं हो सकते हैं कि नीतीश कुमार की आवाज अब फला जी है, ये अब किसी एक आदमी के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। जी। क्योंकि ये एक बड़ी गलती, एक बड़ा मतलब इसको ब्लंडर कह सकते हैं जो किया है नीतीश कुमार ने, कि हम्म, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी कहें या नंबर 2 कहें, पार्टी में जो हायरार्की होती है वो नहीं तय है। भाई बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में हायरार्की तय है कि नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, मतलब अमित शाह कुछ कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जी। तो ये हायरार्की तय है। हम्म, आरजेडी में है कि लालू यादव नहीं कह रहे, तेजस्वी कह रहे हैं, एक ही बात है। उस तरह से कौन है, मतलब हर पार्टी में आप देखिएगा है, समाजवादी पार्टी में भी है कि अगर अखिलेश नहीं कह रहे तो जो शिवपाल यादव या रामगोपाल यादव कह रहे हैं वो बात सुनी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जेडीयू में कौन है, कौन कह रहा है जिसकी बात सुनी जाएगी? आम आदमी हम्म, पार्टी में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, एक ही बात है। जी। जी। उद्धव ठाकरे नहीं कह रहे, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। यहाँ कौन है हम्म, जेडीयू में कि नीतीश कुमार अगर नहीं बोल रहे हैं तो जो बोल रहा है वो कौन है नंबर 2? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इससे ज्यादा क्यों हुआ है, इससे ज्यादा जी। अव्यवस्था हुई है। और जो आपने हम्म, कहा ना कि वर्कर्स में भी एक तरह का कंफ्यूजन है,
उसमें भ्रम की स्थिति है और वो इससे उसका मोरल भी बूस्ट नहीं हो पा रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन उसको निर्देश देगा, कौन चुनाव लड़ाएगा, किस तरह से चुनाव लड़ना है। देखिए, बिल्कुल। वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी का ज़मीनी संगठन बहुत खराब रहा है, शुरू से खराब रहा है। जी, वो जी। बहुत संगठन पर काम उन्होंने नहीं किया। एक बार हम बार-बार कहते हैं कि आरसीपी सिंह ने ज़रूर किया था, लेकिन संगठन पर काम उन्होंने नहीं किया। मजबूत नेता नहीं बनाए जिलों में उन्होंने। हुँ। अभी भी जेडीयू का शायद ही कोई जिला अध्यक्ष होगा जिसकी इतनी हिम्मत होगी कि कलेक्टर के सामने जाकर के तन के खड़ा हो जाए और कोई बात कह सके हिम्मत के साथ। नहीं, बना ही नहीं नीतीश है, कुमार नेता मजबूत बनाते ही नहीं है, नीतीश बनाते ही कुमार। नहीं है। वही हाँ, बिल्कुल। वो वही सांसद भी कहते हैं। ऐसा बनाते हैं 2-4 छोड़ दीजिए कि हाँ, वो बस हाँ, नीतीश कुमार का नाम लेते रहें, बाकी कुछ ना करें। हाँ, वो पार्लियामेंट के कॉरिडोर में घूमते रहे, उनको ना कोई जी, पहचानता है, ना उनकी कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं जी, है। बिल्कुल। दूसरे राज्यों के एमपीज हैं, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने राज्य की तरफ से बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, लड़ते हैं, लोगों के पास जाते हैं। हम लोगों का कोई रेलेवेंस नहीं है। मतलब अब बिहार के लोगों ने ऐसी चुन के भेजा है, बस आप लोग बैठे रहिए यहाँ, बंगले मिल जाएंगे, फ्लैट मिल जाएगा, वेतन भत्ता लीजिए, मौज आराम करिए, कुछ नहीं करना है इन लोगों को। तो जी, ये ट्रेंड लालू यादव ने नहीं किया। लालू यादव के तो बड़े नेता होते थे, दिल्ली में भी जो नेता होते थे और बड़े धाकड़ नेता होते थे। इनके बिल्कुल। पास तो नीतीश कुमार ने ये किया कि उन्होंने जिला जिला स्तर पर नेता नहीं, मजबूत नेता नहीं बनाए। एक आध होंगे अपवाद हुँ, के तौर पर, वो नहीं बनाया तो अब वहां उनके भरोसे भी कार्यकर्ता, मजबूत खूंटा होता है, बछड़ा तभी तो उछलता है। तो जी। मजबूत खूंटा उसको जिले में भी नहीं दिख रहा है, मजबूत खूंटा उसको प्रदेश में भी नहीं दिख रहा है। तो किसके दम पर उछले कार्यकर्ता उनका, और ऊपर से आरजेडी की तरफ से दबाव कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी का दबाव कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। कार्यकर्ता और नेता, अजीत जी, कार्यकर्ता और नेता जेडीयू की जब हम बात करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ कोई रिस्पॉन्स सिस्टम है ही नहीं। कार्यकर्ता, नेता अपनी बात तुरंत किसी से कह दे, वह सोच ही नहीं पाता कि हम कहें किससे और कौन मेरी बात तुरंत सुन लेगा और कौन इसका निवारण भी कर देगा। परिणाम यह होता है कि आप जिलों में चलिएगा तो जेडीयू वाले सबसे आपको दबे, बीजेपी वाले तने हुए दिखाई पड़ेंगे, हाँ, हाँ, बीजेपी, आरजेडी वाले तने हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जेडीयू वाले, अरे नहीं भाई, बाप रे बाप, शिकायत पहुंच जाएगी। हाँ, अरे शिकायत पहुंचने के पहले इसकी चिंता तो करो कि जो तुम्हारा काम है वो होगा कि नहीं, वो जनता का काम है कि बिल्कुल। होगा कि नहीं। जी। वही जनता का काम कौन कराए, तो इसलिए भी जी, निराशा रहती है लोगों के मन में। जेडीयू के विधायक हो या जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, मतलब जिला अध्यक्ष हो, जिले के पदाधिकारी हो, उनका कोई, अच्छा, बिहार के लोगों की एक लोगों राजनीति सबके नस नस में है और सब समझते हैं कि हम कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं तो इतना पावर होना चाहिए कि कलेक्ट्रेट में जाए तो जाके काम करा करके आए, या बीडीओ सीओ के पास जाए तो काम करा के आए हमारा नेता। बिल्कुल। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखा हुआ है कि जिला अध्यक्ष की हैसियत आज के तो तमाम विधायकों मंत्रियों से बड़ी जिला अध्यक्ष की हैसियत होती थी जी, कांग्रेस पार्टी। जी। हुँ, और हर आदमी के बारे में ये माना जाता था कि ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तक इनकी सीधी पहुंच है, या हुँ, ये बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद को जानते हैं, सत्येंद्र बाबू के खास हैं ये, तो हर आदमी के बारे में ये चाहिए। अब धारणा थी, अब बिहार में कौन विधायक कह सकता है कि हम नीतीश कुमार के करीबी हैं? बिल्कुल। कोई उसको कह दे कि ठीक है तो नीतीश कुमार के यहाँ ले चलिए, हमको तो पता चला कि 3 महीना विधायक जी को खुद ही लग गया नीतीश कुमार के यहाँ पहुंचने में। जी, तो अब तो ये सिस्टम जेडीयू में नीतीश कुमार ने कहा किया, जब तक वो अपने चरम पर थे, उनका करिश्मा था, तब तक ये चीजें चल रही। जी। लेकिन लेकिन अब उम्र के साथ-साथ उनका उनका करिश्मा भी कम हुआ है, और उनके सोचने, समझने, राजनीतिक फैसले करने, ये सारी चीज़ें उम्र के साथ प्रभावित हुई। हुँ, अब जैसे हम लोग देखते थे, एक मॉडल था मायावती का, किसी से बात नहीं करती थी मायावती। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स बना रखे थे, डिस्ट्रिक्ट हुँ, वाइज़ और कमिश्नरी वाइज़ कोऑर्डिनेटर्स थे, जो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू बातें उन तक पहुँचती थी। और उन तक नहीं भी पहुँचती थी, तो लोग सतीश चंद्र मिश्रा तक बात पहुँचाते थे, वहाँ से मायावती तक बात पहुँच जाती थी। जी। एक सिस्टम होता है, हर जगह सिस्टम होता है। जयललिता हुँ, का भी सिस्टम था, वो भी किसी से नहीं मिलती थी। बल्कि हुँ, वो तो चुनाव हार जाती थी, तो बेंगलुरु के पास अपना एक कई हजार एकड़ का उनका फार्म हाउस, तो वहाँ चली जाती थी। वो तो विधानसभा की कार्रवाई में भी नहीं आती थी हारने के बाद। लेकिन बिल्कुल। उनका एक सिस्टम काम करता था, वीके शशिकला उनका सिस्टम देखती थी, नीचे वो लोगों से मिलती थी। नीतीश कुमार ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। और अब हुँ, उनकी उनकी याददाश्त, उनके मानसिक स्थिति, उनकी मानसिक सेहत अब ऐसी नहीं है कि वो एक-एक आदमी को खुद से कंट्रोल कर सकें या खुद से निर्देश दे सकें। ना, हम लोग ना, ना, ना। कभी-कभी हम लोग चर्चा बिल्कुल। करते हैं, उनकी तुलना करते हैं नवीन जी। पटनायक से। अभी हुँ, नवीन पटनायक का एक इंसिडेंट हमने आज पढ़ा, बल्कि कल उसकी खबर आई थी हुँ, कि उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई तो एक विधायक नहीं आया। तो अच्छा। उस एक विधायक नहीं आया उनका। हुँ, तो उसको मार्क किया उन्होंने कि एक विधायक नहीं आया है। हुँ, अगले दिन वो किसी कार्यक्रम में गए, तो वो विधायक वहाँ स्वागत करने आया, 2 विधायक और थे साथ में। तो अच्छा। उसने प्रणाम किया नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक ने एकदम पूछा उससे सामने सब पब्लिक में कि तुम कल क्यों नहीं आया मीटिंग में, विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं आया? तो उसने कहा कि हुँ, हमारी सेहत ठीक नहीं थी,
दूसरे विधायक ने गवाही दी कि हाँ, इनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन नवीन नवीन पटनायक ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और कहा कि तुम आजकल बीजेपी के नजदीक बहुत जाने लगे हो। अच्छा, तो देखिए, ये बिल्कुल। कल की बात है, मतलब इस जी। उम्र में आप जिस तरह की एक्टिविटी वो कर रहे हैं अपोजिशन में हुँ, होकर के, हुँ। तो क्या नीतीश कुमार इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमारा कर सकते हैं क्या? कि हमारा नीतीश विधायक कहाँ कुमार है? किसी से नीतीश कुमार किसी से पूछ सकते हैं क्या कि तुम्हें अधिक चिंता बीजेपी की हो रही है, जेडीयू की चिंता हाँ, ही नहीं है? वही, वही। अब वो न वो देख रहे हैं कि उनका कौन विधायक कहाँ क्या काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, जी, अपने क्षेत्र की जनता का भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो एकदम ही अव्यवस्था हो गई है, पूरी तरह से छूट हो गई है कि जिसको जो मन हो करो। और बिल्कुल। इस भरोसे आप बैठे हुए हैं कि जब समीकरण बनेगा और एनडीए एक होकर के लड़ेगा, जब ये तमाम पार्टियां एक साथ लड़ेंगी तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। जी, तो ये इस तरह का आत्मविश्वास कई बार घातक होता है। लोग अब 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका जवाब देना होगा। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, एक चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी है 20 साल की। तो उस जब जब आप पांचवी बार जब मैंडेट लेने जाएंगे, पांचवी बार जनादेश लेने जब आप जाएंगे विधानसभा में, तो इस नाम पर नहीं जा सकते कि आपने सामाजिक समीकरण बहुत अच्छा बनाया हुआ है। नहीं, आप वो देखिए, मजबूरी क्या है, जो गवर्नेंस की बात होती है, जो 2005 के पहले का भय दिखा देते हैं। मैं कल रात में एक परिवार में डिनर में गया था। वहां जब हम लोग खाना खा रहे थे पूरे परिवार के साथ, जिनके यहाँ गया था, तो चर्चा निकल पड़ी नीतीश कुमार की सेहत पर। लोग परेशान थे कि नीतीश कुमार की सेहत अब बिहार में सरकार चलाने लायक नहीं है। लेकिन आगे कौन? आगे कौन? जैसे ही यह सवाल आया, विकल्प शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि लोग जो सबसे बुजुर्ग थे, वह कहने लगे, अरे उस जमाने में ऐसा होता था, ठीक है, यह बीमार तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना इनके रहते हुए। तो वह जो विकल्प शून्यता है ना, वही सबसे बड़ी मजबूती है नीतीश कुमार की। बिल्कुल, समूचे एनडीए की वही मजबूती है जी, और वही सबसे बड़ी कमजोरी है आरजेडी की। और जब ये सब चीजें ठंडी पड़ती हैं, अभी सब हम लोगों ने देखा कि कैसे सुभाष यादव सामने आकर के पब्लिक के बीच में कह रहे थे। तो हुँ, अब वो बातें तो लोगों को ध्यान आ ही जाएँगी ना, वो सब जी, बातें लोगों को अब जेडीयू, बीजेपी को अपनी तरफ से क्या कहना है? उन्हीं की क्लिप चलानी है, कि भाई जी। ये उनको सुनिए, जो लोग उस समय सबसे पावरफुल लोग थे, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ अजीत जी कि मैं एक पूरा पॉडकास्ट कर दूँ, क्योंकि जिन कहानियों की चर्चा हो रही है, उन कहानियों की गवाही तो मैं जानता हूँ कि बिल्कुल। सच्चाई क्या है। और अपहरण एक ऐसी वारदात होती है जिसमें मजबूरियाँ क्या होती है, यह हाँ। भी समझने की बात होती है। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। जो डेस्परेट आदमी होता है, जिसके बच्चे का अपहरण हुआ होता है, जी, वो तो कहीं भी जा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, किसी से वो बिल्कुल, अच्छा, उसमें जो भी आदमी पंचायत करता है, वो तो देवता की तरह होता है कि पंचायत करके उसका बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। छुड़ा दे। तो और वो हमने तो तो इसी देश में देखा है ना अजीत जी कि भाई आपने इंडियन एयरलाइंस के अपहृत यात्रियों को छुड़ाने हाँ, के लिए आपने देश बिल्कुल। के सबसे खूंखार उग्रवादियों को छोड़ा। हाँ? छोड़ा क्या, भाई, मतलब विदेश और मंत्री आपने जहाज में लेकर के गए। हाँ, हाँ, साथ में लेकर गए। आपने देखा कि जब वीरप्पन ने अपहरण किया तो किस तरीके से समझौते के लिए भेजा गया। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं एक पॉडकास्ट करने के लिए सोच रहा हूँ कि उन कहानियों को फिर से सुना दूँ कि असली स्थिति क्या होती थी, लोग जाने भी तो। नहीं, ये ज़रूर ज़रूर आप करिएगा, क्योंकि ये इसके लोग बारीकियों को नहीं जानते हैं। लोग जी, समझते हैं अब ये जैसे एक 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 पॉलिसी है कि टेररिस्ट के साथ आप नहीं समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हुँ। उनसे भी करते ही हैं ना, जब ज़रूरत हाँ, होती है। करना ही 200 पड़ता लोगों है ना, का करना जीवन ही जब पड़ता है ना। 200 लोगों का जीवन जब दाँव पर होगा, तो जी, आप ऐसे नहीं मरने के लिए छोड़ सकते हैं कि मार दो हमको कोई। बिल्कुल। तो किसी का बेटा उठा है, किसी का पति उठा है, उसको आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे मरने के लिए? जी, बिल्कुल। तो उसको फिर दूसरा पक्ष लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ़ एक ही मुफ्ती पक्ष मोहम्मद सोचता है। सईद की बेटी का अपहरण हुआ था, रूबिया सईद का, तो क्या-क्या नहीं हुआ था। भाई हाँ? छोड़े गए थे आतंकवादी, छोड़े हाँ, गए थे, उसमें इसमें क्या हाँ, है, छोड़े गए थे आतंकवादी। तो बिल्कुल। देश का गृह मंत्री की बेटी थी। हुँ, तो ये अच्छा है, ज़रूर करिएगा आप इस बात को। तो जी, वो ख़ैर, लेकिन लेकिन जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें लोगों के, मतलब बीजेपी, जेडीयू को तो एक मसाला मिल गया ना कि हम पहले याद बिल्कुल। दिलाते थे, अब ये हम लोग को हुँ, एक तथ्य है, आप देखिए अब इन्हीं से सुनिए। तो जब लोगों को भूलने नहीं देना है, हुँ, 2005 के पहले क्या होता था, तो ये एक जो इसकी वजह से एक विकल्पहीनता बनती है, उसमें नीतीश कुमार चल जाते हैं। जी, लेकिन नीतीश हुँ, कुमार अगले 7-8 महीने, जिस तरह की अभी स्थिति है उनकी, इस जी, 7-8 महीने के बाद क्या ऐसी स्थिति भी रह पाएगी उनकी? इस बिल्कुल। स्थिति में भी रह पाएँगे? और अगर इस जी, स्थिति में भी नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे हुँ, चुनाव लड़ें? जी, उस समय तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि अभी जिस स्थिति में है, इसी स्थिति में इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएँगे और हुँ, तब भी लोग वोट दे दें। तो ये अगर उम्मीद कर रहे हैं, तो ये ठीक उम्मीद नहीं है। इसमें झटका लग सकता है, इसमें नुकसान हो सकता है, मतलब धोखा हो सकता है। हम जो कह रहे हैं कि हुँ, अभी हम लोगों ने धोखा होते देखा, अरविंद केजरीवाल के प्रति तमाम सद्भाव के बावजूद धोखा हुआ, उनको 43% वोट आए, लेकिन चुनाव हार गए। तो बिल्कुल। ये धोखा हो सकता है।
जी। आज 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, तो आपको ठोस कुछ उपलब्धियां दिखानी होती हैं आम जनता को। हुँ, तो हुँ, ठोस उपलब्धियां क्या दिखाएंगे, कौन दिखाएगा, ये दो चीजें हैं। आप क्या क्या चीजें ठोस दिखा सकते हैं 9 अक्टूबर नवंबर में, और वो दिखाने के लिए कौन जाएगा? नीतीश कुमार खुद जी, जाएंगे क्या? जाने की स्थिति हुँ, में होंगे? हुँ। अगर वो नहीं हो रहा है, तब ये स्थिति है कि बजट में आप मुफ्त में चीजें बांटने की घोषणा करिए और बाकी तमाम चीजों से ध्यान हटा दीजिए नहीं, वो कि उस ठीक है, ध्यान हटा भी देंगे, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं, हमको टिकट कौन देगा, टिकट कौन दिलाएगा? हमारे लिए सीटों की बात कौन करेगा? हाँ? तो वो कौन से दरवाजे हैं और वहां कैसे फैसला होगा, किन दरवाजों पर पहुंचे, ये बड़ा कंफ्यूजन है। बीजेपी में देखिए, बात करेंगे तो आप सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं, ये तमाम दरवाजे। लेकिन और इसके आगे का दरवाजा भाई जेपी नड्डा है, अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है। लेकिन यहाँ कौन दरवाजा, और यहाँ दरवाजा जो है ना एक दूसरे को काटने वाला दरवाजा है। यदि उनके दरवाजे पर चले गए तो वहां खबर पहुंच जाएगी, अच्छा वहां दरबार लगा रहा है। और देखिए आरजेडी में तो दो ही दरवाजा है। देखिए पंच देवता की पूजा आवश्यक है, लेकिन दरवाजे तो दो ही है, लालू यादव या तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके यहाँ एक दूसरा सिस्टम काम कर रहा है। देखिए, आपने दोनों जी, जो बड़े दल हैं, जी, आरजेडी और बीजेपी, दोनों के हम्म, यहाँ एक बैकरूम ऑफिस काम कर रहा है बड़ा स्ट्रांग। बिल्कुल सर्वे। आरजेडी में संजय यादव काम कर रहे हैं और जी, डाटा माइनिंग कर रहे हैं वो, और उनको पता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके कौन 4 महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको टिकट देने से जिनमें से कोई एक को टिकट देना चाहिए। जी, तो उनके पास एकदम ठोस आंकड़ों के आधार पर, फीडबैक के आधार पर एक लिस्ट बनी हुई है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4 संभावित दावेदारों की। हम्म, यही सिस्टम बीजेपी के पास भी है। बीजेपी का तो कई सर्वे की टीम काम कर रही है और कई दिनों से, कई महीनों से काम कर रही है। और जी, उसके अलावा उसके पास एक आरएसएस का सिस्टम है फीडबैक देने का, और जो हम्म, संगठन महामंत्री हैं जो भिखुभाई दलसानिया, वो उसके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में है, पार्टी के संगठन से भी और आरएसएस के संगठन से भी, जहां से फीडबैक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उनको मिल रहा है। बिल्कुल, जेडीयू के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम्म, मतलब या तो है तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, नहीं और है, एकदम नहीं अदृश्य है। होकर के कोई काम कर रहा है। वही कह रहे हैं जी, कि मतलब नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। जो जो एक समय पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, 15 के चुनाव में जब प्रशांत किशोर लड़ा रहे थे, तब तो अद्भुत ही सिस्टम था। तब तो क्या कॉल जी, सेंटर बना हुआ था, और हम्म, फोन जाते थे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100-100, 200 आदमी को फोन जाता था कॉल सेंटर से, पटना से। नहीं, नहीं, मुझे तो याद है अजीत जी, एसके मेमोरियल हॉल में प्रशांत किशोर जब रणनीतिकार नियुक्त किए गए, तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। कार्यकर्ता बड़े ही निरुत्साहित थे, उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी, और 2014 की हार सामने थी। बिल्कुल। तो फिर वो डेट शीट प्रशांत किशोर बता रहे थे। देखिए तब बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं थे, बस चर्चा ही शुरू हुई थी कि भाई नरेंद्र मोदी की जीत में कंधा लगाने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर ने डेट वाइज बताया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और जिस दिन उन्होंने तारीख बताई कि इस तारीख को जब आप सुबह पटना में जागेंगे और पूरे बिहार में जागेंगे, तो आपको पूरे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है दिखेगा। तब लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, ऐसी भी कोई मुहिम चलती है। और हमें याद है कि नरेंद्र मोदी को पटना आना था, पटना में बीजेपी को होर्डिंग नहीं मिल रही, और प्रशांत किशोर का अपना तंत्र था। बीजेपी और सरकार के भीतर से उन्होंने पता कर लिया था कि नरेंद्र मोदी किस तारीख को आ रहे हैं। उन्होंने पटना के सारे अखबारों के जैकेट विज्ञापन बुक करा लिए थे। अब मोदी पटना आ रहे हैं और जैकेट विज्ञापन में मोदी के खिलाफ जेडीयू की अपील, यह तो विचित्र ही बात होती। एक बड़े अखबार ने कह दिया अंतिम समय में कि आपका विज्ञापन नहीं छापेंगे। प्रशांत किशोर ने बुलाकर कहा आपने पैसा ले रखा है, कैसे नहीं छापेंगे। तो अब तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि केंद्र सरकार से पंगा ले कि राज्य सरकार से पंगा ले। बिहार में अखबार बिना राज्य सरकार का चल नहीं सकता है। धर्मेंद्र प्रधान आ गए, उन्होंने कहा कि हम पीएसयू का विज्ञापन 2 महीने इतना दे देते हैं अखबारों को कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा? फिर रेलवे वाले आ गए कि भाई होर्डिंग उपलब्ध कराओ, रेलवे के बड़े बड़े प्राधिकारी। तो हमने वह रणनीति भी देखी है कि जब बिल्कुल बीजेपी केंद्र में थी और नीतीश कुमार हारे हुए थे, 2015 जीतने के लिए चले थे। हाँ, तो उस तरह की कोई रणनीति अभी नहीं दिख रही है। ना विज्ञापन की रणनीति दिख रही है, ना होर्डिंग बैनर्स की रणनीति दिख रही है, ना ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लेकर के और संभावित उम्मीदवारों की तलाश करने का कोई अभी नेटवर्क काम कर रहा है। तो उस तरह का कोई नेटवर्क जेडीयू में काम नहीं कर रहा है। जेडीयू की तरफ से सिर्फ प्रगति यात्रा हो रही है नीतीश कुमार की, राजनीति कोई नहीं हो रही है। तो बिल्कुल। ये एक बड़ा कंफ्यूजन होगा, और कोई तैयारी अगर नहीं दिखेगी,
और आखिरी समय में आप बीजेपी के साथ लड़ झगड़ के मान लीजिए ज्यादा सीटें ले भी लेते हैं, तो फिर उम्मीदवार खोजना, उनको एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश करना, समीकरण के हिसाब से जो जो आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस होगा लेफ्ट का, उस अलायंस के सामाजिक समीकरण के उलट वहां आपका एक मजबूत जो सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब का कैंडिडेट चुनना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, जो बिल्कुल। आखिरी वक्त तक नहीं होना चाहिए। वो काम अभी हो जाना चाहिए है, सीटों का बंटवारा और कैंडिडेट की तलाश, अभी तो वो सब नहीं हो रहा है। और ये एक बड़ा संकट होगा कि किसके पास जाकर के टिकट मांगे। जी। ये वहां तो सबको पता है कि बीजेपी बहुत पंचायत वाली पार्टी है और 10 जगह जाना होता है, हम्म, लेकिन डिसीजन भले एक जगह होता है लेकिन 10 जगह जाना होता है, और उसमें हम्म, कोई ये दिक्कत नहीं होगी कि आप अमुक के यहाँ गए तो दूसरा आपकी टिकट कटवा सकता है। ये बीजेपी में नहीं हो नहीं है, सकता। अगर अच्छा आप जी बीजेपी बिल्कुल। में मजबूत कैंडिडेट है तो आपका आपका आपकी फीडबैक पहले से पहुंची होगी पार्टी के पास, दिल्ली ऑफिस में भी पहुंचा होगा, मतलब जी। ये नहीं कि सिर्फ प्रदेश में ही होगा। हम्म, यहाँ ये संकट जरूर है कि आप जो गुटबाजी है पार्टी के, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना नंबर 2 नहीं तय किया है, 1 से 10 तक वही है, तो 11वें 12वें 13वें 14वें नंबर पर जो लोग हैं वो सब आपस में लड़ते हैं, सबके जी। अपने उम्मीदवार होते हैं। और हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरह का केओस हुआ, कितनी गड़बड़ियां हुई टिकट बांटने में, कहाँ कहाँ क्या हो सकता था जो नहीं किया गया। जी। तो वो वैसी स्थिति हो जाएगी। हम्म, अब ये मान के चल रहे हैं कि जो सिटिंग गेटिंग गो है, जो बैठा हुआ है वो उसको टिकट मिल जाएगा, जो पिछली बार लड़ के हारा था उसको टिकट मिल जाएगा। तो ये तो यथा स्थिति है ना, इस यथा स्थिति से आप आरजेडी का नया चैलेंज जो आएगा चुनाव में उसको हम्म, आप नहीं काउंटर कर सकते। अब नीतीश बिल्कुल कुमार नहीं है बिल्कुल जिनके चेहरे से बिल्कुल। आप तमाम ऑड्स को जो है और तमाम एंटी इनकम्बेंसी को आप खत्म कर देंगे। 20 जी। साल की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए उससे बड़ी चीजें लोगों के सामने रखनी होती है। संगठन जी। का काम, ग्राउंड लेवल पर वर्क, एक एक घर पहुंचने की रणनीति, लोगों के दिमाग को हैमर करने की रणनीति, ये बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं की गई। लोकल एंटी इनकम्बेंसी अलग है, चूंकि सारे एमपीज पहले से बरसों से एक ही आप ही एनडीए के ही जीत रहे हैं। 2009 से ही लगता है, 2004 में एक बिल्कुल। बार आरजेडी जीती थी, उसके बाद 9 से अभी तक तो सब जेडीयू बीजेपी के ही ज्यादातर लोग जीतते रहे हैं। और देखिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। कल हमने सोशल मीडिया में लिखा भी कि बिहार के एक सीओ साहब थे, पटना में नहीं प्रस्थापित है, हम्म, सरकारी जात वाले भी नहीं है, गैर नहीं, सरकारी जात पर 58 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। बताइए, बताइए। तो ये करप्शन है लोकल लेवल पर। ये ज्यादा हर्ट करता है आम आदमी को, इस बिल्कुल। यही करप्शन ज्यादा हर्ट करता है। मान लीजिए आपने 1000-2000 करोड़ का ठेका दिया और उसमें कमीशन जा रहा है, इसको इससे जनता को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो जी। आउटपुट का घोटाला है, वो आउटपुट के घोटाले से जनता को बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर काम होता है तो। हम्म, ये लोकल लोकल करप्शन जो है वो बड़ा हर्ट करता है लोगों को, ये डायरेक्टली उनको पिंच करता है। फिर तो हम्म, लोकल एंटी इनकम्बेंसी, एमएलए के खिलाफ, एमपीज के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ 20 साल की, तो इन सब को कैसे ओवरकम करेंगे? अगर नीतीश बिल्कुल। कुमार की यही स्थिति रहती है तो जेडीयू के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। फिर पूरी तरह से आप बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर बीजेपी जैसा मन होगा वैसे चलाएगी। अगर जी। आप बीजेपी को सौंप देते हैं पार्टी की, बीजेपी ही डिसाइड करे, फिर तो हमको लगता है कि मतलब जेडीयू से बेहतर राजनीति तो चिराग पासवान की हो रही है, जीतन राम मांझी की हो रही है, जी। जितनी हैसियत की पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, बाकी जेडीयू की तो कोई राजनीति नहीं हो रही। चलिए, तो देखने की बात होगी जेडीयू राजनीति कैसे करती है, क्योंकि अभी तो अव्यवस्था दिख रही है। और क्या पूर्ण रूपेण बीजेपी पर वह बोझा बन जाती है और बीजेपी को ही खेबनहार बनना पड़ता है जेडीयू का। नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा उतना बड़ा नहीं रह गया है जितना बड़ा 2005, 2010, 2015 में था। 2020 में तो तीसरे पायदान पर आ ही गए थे। उसे बरकरार रखना और उससे बेहतर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आगे भी हम बिहार की चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।